हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, यानी कि अलजेब्रा सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 की जो हमने शुरुआत की थी, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज हम इसका लेक्चर नंबर 5 लेकर आ गए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले लेक्चर से ही बता दिया है कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी के लिए भी एंड आगे जब फ्यूचर में जाओगे, जब भी आप कोई साइंस पढ़ोगे, ठीक है ना। साइंस में आपका मैथ सब्जेक्ट होता है, तो जब साइंस स्ट्रीम लेके जब आप पढ़ोगे तो आगे आपको ये बहुत काम आएगा। एंड साथ ही में जब भी आप ग्रेजुएशन भी करोगे ना, तो भी ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको बोलता हूं कि हर वीडियो जो है इस चैप्टर का बहुत ही ध्यान से एंड एंड तक देखना दोस्तों। तो सबसे पहली बात, हमने टोटल 4 लेक्चर अभी तक कंप्लीट किए हुए हैं एंड चारों लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा। प्रीवियसली जस्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं रेशियोज का। तो आज उसी के बेस पे एक हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करना है, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है थोड़ा बड़ा प्रैक्टिस सेट है, तो नॉर्मली इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, तो आपको हर एक एग्जांपल्स के एक एक दो टाइप कराने वाले हैं, ताकि आप लोग जो उसके बचे हुए रिमेनिंग एग्जांपल से आसानी से कर पाओगे ना, आप लोग को 100% समझ में भी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है प्रैक्टिस सेट के बारे में, जरूर से देखना एंड तक। ठीक है, तो सबसे पहली बात शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 मैंने हेडिंग डाला हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोग सबसे पहले अपने पास जो है टेक्स्ट बुक निकाल के ओपन करके रखो। पेज नंबर आप 63 पे देखोगे तो पेज जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 है वो पूरा लिखा हुआ है। क्वेश्चंस में पूरा लिखाता नहीं हूं, क्वेश्चन नंबर डाल दूंगा, लेकिन क्वेश्चन आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से ही देखो। ओके, सबसे पहला जो क्वेश्चन है किस प्रकार दिया है, यहां पे मैं हेडिंग डाल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो मेन हेडिंग है हमारा वो डाल देते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला एग्जांपल आप देखोगे जो कि पूछा हुआ है, यूजिंग द प्रॉपर्टी a by b इज इक्वल टू a k अपॉन b k। ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब ये होता है, जैसे कि मैं प्रॉपर्टी में लिख के दिखा देता हूं आप लोगों को कि दैट इज a by b इज इक्वल टू a k अपॉन b k होता है। यानी कि जो k होता है कांस्टेंट होता है, मतलब a के साथ अगर k मल्टीप्लाई हो रहा है तो b के साथ भी k ही मल्टीप्लाई होगा। ये हमारा एक प्रॉपर्टी है जो कि मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपके सामने टेक्स्ट बुक में है आपके, करेक्ट है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, तो इसका यूज करके हम लोग को जो फॉलोइंग दिया हुआ है एग्जांपल्स, उसके फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग को करने हैं। तो एक क्वेश्चन है, इसमें आपको टोटल 2 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। यानी कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 एग्जांपल है, मैं आपको पहला करा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हेडिंग डाल दिया। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, किस प्रकार दिया है, यहां पे मैं लिखता हूं, दैट इज 5 डिवाइड बाय 7। 5 बाय 7 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, यहां पे इज इक्वल टू, यहां पे एक डैश दिया हुआ है। ठीक है ना, डैश मतलब आप बोल सकते हो कि आपको फिलअप करना है वहां पे, ठीक है ना, और अपॉन, ठीक है ना, डैश के लिए मैं डॉट 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 यूज कर रहा हूं। ठीक है, डॉट 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 दिया हुआ आपके बुक में भी, और अपॉन दिया हुआ है, दैट इज अपॉन 28। ठीक है, 28 इज इक्वल टू, अगेन दिया हुआ है यहाँ पे 35 अपॉन डैश, 35 अपॉन, यहाँ पे डैश है, मतलब यहाँ पे भी आपको फिलअप करना है, करेक्ट है। एंड नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ पे भी एक और डैश दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू डैश अपॉन, कितना है आप लोग का 3.5। ठीक है, तो यहां पे जहां पे भी आपको डैश दिख रहा है, ठीक है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, जहां पे भी आपको डैश नजर आ रहा है, मतलब स्पेस नजर आ रहा है, वो ब्लैंक्स को आपको फिलअप करना है। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि आपको जो प्रॉपर्टी a by b इज इक्वल टू a k अपॉन b k जो मैंने लिख के दिखाया था अभी कुछ ही देर पहले, वो क्वेश्चन आप लोग देख पाओगे अपने टेक्स्ट बुक में भी। तो वो क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का यूज करके ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है दोस्तों। आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो करना कैसे, सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात दोस्तों, आप जब देखोगे यहां पे आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है जो कि दिया हुआ है 5/7। ठीक है, अब ये 5/7 जो है ये हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर आप देखोगे और यहां पे 7 के सामने आपको दे दिया है 28, करेक्ट है, नजर आ रहा है आप लोगों को। तो आप जब भी आप ध्यान से देखना फ्रेंड्स कि 7 का 28 लिख दिया तो 5 का क्या आएगा, ऐसा हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, आप प्रॉपर्टी आपको याद होगा कि मैंने जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी, वापस से आपके सामने मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टी, दैट इज a by b इज इक्वल टू a k अपॉन b k। ये प्रॉपर्टी है, इसका मतलब अगर b के साथ k मल्टीप्लाई हुआ रहेगा तो वो ही मल्टीप्लाई a के साथ भी हो रहा है, यानी k और k जो है वो दोनों में ऊपर नीचे सेम होंगे। तो आप सोचो कि ये 7 का 28 बन गया, तो कैसे बन गया, पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि ये 7 के जगह पे मैंने 28 लिखा हुआ है, तो ये 28 आया कैसे। तो आप सोचो यार, 7 को मैं 28 लिख सकता हूं क्या, सोचो, अगर लिख सकता हूं तो कैसे लिख सकता हूं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा। तो आप सोचोगे जब मैं 7 के जगह पे 28 लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या है कि 7 4 जा 28 लिख सकता हूं मैं। 7 के टेबल में 28 आता है, तो 7 4 जा क्या हो गया, 28 हो गया। ये आपको क्लियर हो गया, मतलब मैंने 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तब 28 आया। तो अगर मैंने नीचे वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 लाने के लिए, तो ऊपर वाले नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड, जैसे कि फॉर्मूला है हमारा कि अगर b को मैंने k से मल्टीप्लाई किया तो a को भी k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो 7 4 जा 28 किया, यानी कि 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। तो यहां पे ये वाले बॉक्स में हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 20 लिखेंगे। यहां पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20, करेक्ट है, देख पा रहे हो आप लोग। तो हम लोग इस तरह से इसको 20 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। इसको चाहिए तो बॉक्स बना दो ताकि आप लोग को पता चल जाए कि ये हमारा आंसर है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप,
नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया कि ये 35 बन गया, ठीक है ना, ये 5 जो था आपका 35 बन गया। तो 5 35 कब बन सकता है, जब 5 के साथ 7 मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, क्योंकि वी नो होता है कि 5 7 35 है, तो इसका मतलब 5 के साथ 7 मल्टीप्लाई हुआ रहेगा तभी ये 35 बना है। तो 7 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब 7 जो है 7 के साथ फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 7 35 हुआ, इसका मतलब 7 7 कितना हो जाएगा 49। तो ये हमारा एक और आंसर मिल गया, ये मिल गया हमें 49, करेक्ट है। वैसे ही यहाँ पे 3.5 लिखा है, तो ये 7 से 3.5 का क्या लेना देना है, अगर मैं 7 का हाफ करूंगा मतलब 7 का आधा, 7 का आधा कितना होता है 3.5 होता है, 3.5 होता है, तो वैसे अगर 7 का आधा हुआ रहेगा तो 5 का भी आधा ही होगा, तो 7 का आधा 3.5 होता है, तो 5 का भी जो हाफ होगा आधा होगा, कितना होगा 2.5 होगा, और ये हमारा आंसर हो गया। कितना सिंपल है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करना, फिल इन द ब्लैंक्स करना, ये आप लोगों को भी यहाँ पे समझ में आ गएगा, बहुत सिंपल है। वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग वेरियस मेथड, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको करने का, ताकि हम लोग जो है आसानी से इसको सॉल्व कर पाए। एंड उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एग्जांपल करके दिखाया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में एक और एग्जांपल है, इसी तरह सिमिलरली आपको ब्लैंक्स देके रखे, आपको फिलअप करने, जरूर से मैं आप लोग को ये होमवर्क दे रहा हूं, एंड आप लोग कर पाओगे, इतना मेरी गारंटी है, जरूर से प्रैक्टिस करना, 100% आप लोग कर पाओगे, ठीक है। अब मैं जाता हूं सीधा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है फाइंड द फॉलोइंग रेशियोस। आपको रेशियोस निकालने के लिए पूछा है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 को हेडिंग का जो है इसको मिटा देता हूं, फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। ध्यान से देखो, आप लोगों को बहुत ही इजी लगेगा एंड बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 2 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग हेडिंग डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने डाल दिया, हेडिंग क्या है, फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, ठीक है ना, रेशियो निकालना है हमें, फाइंड द फॉलोइंग, क्वेश्चन डाल देता हूं आप लोग के लिए, फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, ठीक है ना, रेशियो हमें निकालना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक अपने सामने रखना फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोगों को बहुत आसानी पड़ने वाली है, टेक्स्ट बुक अगर सामने रहेगा तो। क्या दिया है क्वेश्चन, समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग को रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले कंडीशन ये दिया है कि ये जितने भी क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 करके। तो पहला और दूसरा मैं आपको करा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो पहला एग्जांपल इस तरह है कि द रेशियो ऑफ द रेडियस टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब वो लिख के दिखा देता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन क्या बोला है, द रेशियो ऑफ रेडियस, रेडियस का रेशियो निकालना है किससे, टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, टू द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल का जो सर्कमफरेंस होता है उससे आपको रेडियस का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहली बात, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, यानी कि जब मुझे रेशियो निकालना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार दिया है। तो क्वेश्चन को रीड करो, सबसे पहले समझो क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ रेडियस, तो रेडियस रहेगा मेरा एक चीज आर फॉर रेडियस, तो रेडियस का रेशियो किससे निकालना है, सर्कमफरेंस से। तो अपॉन क्या हो जाएगा, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। क्या होता है फॉर्मूला सर्कमफरेंस का, होता है 2πr। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r एंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr, करेक्ट है। ये आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से प्रोसेस से जा रहे हैं हम लोग, तो आप देखोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तो r अपॉन 2r हो गया, 2πr हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, कुछ कैंसल आउट हो सकता है, तो r और ये r जो है कैंसल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ऊपर कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब क्या बच रहा है, ऊपर 1 बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है, 2π बच रहा है। इसको अगर रेशियो के फॉर्म में लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 1:2π। तो हमारा आंसर आ गया 1:2π इज आवर रेशियो। जो हमें रेशियो चाहिए था, ये तो निकालने पूछा है कि रेशियो निकालो रेडियस ऑफ द सर्कल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो 1:2π दिस इज आवर आंसर। कितना सिंपल है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। वैसे एक और एग्जांपल है सेकंड वाला, वो भी आप लोगों के लिए करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड एग्जांपल, ठीक है, वो भी मतलब टोटल 4 एग्जांपल है, लेकिन आपको मैं 2 ही करा रहा हूं और 2 आप लोग के लिए छोड़ूंगा ताकि आप लोग होमवर्क कर सको, क्लियर है। तो यहां पे एक और एग्जांपल आपके लिए करा देता हूं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड एग्जांपल, ठीक है। क्या बोला है सेकंड एग्जांपल, जो कि है द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विद द रेडियस ऑफ क्या बोला है, सॉरी, द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विथ रेडियस r दिया हुआ है एंड टू इट्स एरिया दिया हुआ है। मतलब इन शॉर्ट आपको क्या करना है, एक रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ किससे निकालना है, रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस, जो भी आपका सर्कमफरेंस रहेगा सर्कल का, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल टू इट्स एरिया के साथ उसका निकालना है, जिसका रेडियस r रहेगा, करेक्ट है। यहां पे इस प्रकार दिया हुआ है, तो एरिया को भी इसका प्रॉपर लिख देते हैं। ओके, अब रेशियो निकालना है सर्कमफरेंस का और एरिया से निकालना है। तो सबसे पहली बात, रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम सर्कमफरेंस लिखेंगे, जो कि होता है सर्कल के लिए 2πr, ये होता है हमारा सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो मैंने ये लिख दिया। अब उसके नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एरिया क्या होता है सर्कल का, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, जो कि है πr², ये फॉर्मूला होता है। तो अब कुछ कैंसल आउट हो रहा है, कि आप देखोगे तो ये r और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2π और नीचे πr। लेकिन आप देखोगे तो ये π और ये π भी कैंसिल हो सकता है, तो ऊपर क्या बचेगा 2 एंड नीचे बचेगा सिर्फ r। और इसको रेशियो में जब हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा 2:r। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा कि 2:r इज आवर आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल का आंसर था। और कितना ईजी है, कोई भी गिवन स्टेटमेंट का हमें रेशियो में कन्वर्ट करना, उसको लिखना सिंपल है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। तो बहुत ईजी है, आगे बढ़ लेते हैं। एक और एग्जांपल है, बहुत ईजी है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है।
कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशियो, ठीक है ना, हम लोग को रेशियोज का कंपैरिजन करना, जो कि जस्ट इसके पहले हमने सीखा था, लेक्चर नंबर 4 जो था हमारा, इसके पहले वाले में सीखा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हेडिंग डाल लेते हैं, क्या है, कंपेयर करना, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, मजा आने वाला आप लोगों को करने में। एंड जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो किया, ये रेशियोज जो लिखा, इसके 2 और एग्जाम्पल है, 3rd एंड 4th, ये आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, जरूर से कर लेना। तो अब सीधा सीधा चलते हैं हमारे 3rd क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो कि हमको करना है कंपेयर, ठीक है ना, क्या करना है, कंपेयर करना है रेशियो का, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, क्वेश्चन पूरा पूरा आप लोग टेक्स्ट बुक से देख सकते हो। सबसे पहला एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहला एग्जांपल आपको नजर आ रहा है, जो कि है √5/3 एंड क्या है, √5/3 कॉमा 3/√7, इसको हमें कंपेयर करना है। तो मैंने आपको बताया था, लेक्चर नंबर 4 में ही सिखाया था कि किस प्रकार से हम लोग कोई भी पर्टिकुलर रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो किस प्रकार सबसे पहले आप सॉल्व करोगे, यहां पे ध्यान से देखो फ्रेंड्स, कि क्या करना है आप लोग को सबसे पहले, कि ये जो √5/3 है, 3/√7 है, इसको हमें करना होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। याद है आप लोग को हमने कराया था। तो ये क्या हो जाएगा, √5 और √7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो √5 मल्टीप्लाई बाय √7, ठीक है। यहां पे एक बॉक्स बना दो ताकि हम लोग कंपेयर करके इसका जो रेशियो है, मतलब लेस देन आएगा कि ग्रेटर देन आएगा कि इक्वल आएगा, वो हम लोग लिख सकते हैं। और ये 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, करेक्ट है। अब ये 5 और √7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये अंदर एक ही साथ आ जाएगा, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये बॉक्स हो गया आपका, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सेम इसको ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज रूट के अंदर 35 हो गया, √35, यहाँ पे बॉक्स बना के। अब ये जो 3 इंटू 3 जो मैंने लिखा है, इसका आंसर आता है 9, करेक्ट है। इसको मैं यहाँ पे भी अगर लिखूँ, यहाँ पे इसको पहले लिख दूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 9 होता है, करेक्ट है। अब ये 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ फ्रेंड, 9 किसका रूट है, किसका रूट है आप देखोगे तो 81 को हम लोग निकाल सकते हैं रूट में 9 के, करेक्ट है, क्योंकि हम लोग को पता है 9 स्क्वायर इज 81। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, √81, 9 को अगर मैं √81 लिखा तो हमको पता है ना, क्योंकि √81 ही 9 आता है, करेक्ट है। तो मैं 9 को √81 लिख सकता हूं। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये वाला रूट था ना इस तरफ, तो इसको भी रूट में कन्वर्ट करना था। तो अगर ये √35 है और ये 9 का रूट में जब जाएगा तो वो √81 होगा, तो आप दोनों को कंपेयर कर दो, तो ये √35 है, √81 है, कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको, 81 वाला बड़ा दिख रहा है, क्लियर है। तो आप यहां पे क्लियरली बोल सकते हो कि √81 इज ग्रेटर देन का सिंबल ये होता है, तो √81 इज ग्रेटर देन √35। तो हमारा क्लियर हो गया कि जो हमारा इस तरफ वाला था, इस तरफ वाला क्या है, 5/√3। तो यहां पे मैं करके दिखाता हूं आपको कि 5/√3 जो वाला था, यहां पे एक बॉक्स बना देता हूं, और जो इस तरफ वाला था क्या था, 3/√7 वाला था। तो हमारा सिंबल कौन सा यूज हुआ, इस तरफ वाला, यानी कि हमारा इसमें भी क्या आएगा ये वाला सिंबल, यानी कि 5/√3 इज लेस देन 3/√7। हम लोग इसको इस तरह से बोल सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कैसे कंपेयर करना है ये मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ था, और अभी भी आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से कोई भी रेशियो आता है तो उसको हम लोग कंपेयर कैसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एंड उसके बाद जो भी आएगा हमारे बॉक्स में वही चीज हमारे क्वेश्चन के लिए भी अप्लाई हो जाता है, जो कि हमने कर लिया। 5/√3 इज लेस देन 3/√7। क्लियर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में आप जब देखोगे तो कुछ बचे हुए एग्जांपल्स है, ठीक है ना। तो इसमें टोटल मैंने पहला एग्जांपल करा दिया, टोटल 5 टाइप के एग्जांपल्स है यहां पे, जो कि अगेन आपको करना है होमवर्क में, मैं आपको दे रहा हूं। ओके, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूं, रफ करता हूं, एंड रिमेनिंग जो बचे हुए एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 3 के, 2nd, 3rd एंड 4th एंड 5th, ये आप लोग को होमवर्क करना है। ये रफ करता हूं, सीधा सीधा हम चलते हैं हमारे चौथे एग्जांपल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, ये हम लोग आपको सॉल्व कराएंगे। बहुत ईजी है, बड़ा एक्सरसाइज है, बड़ा प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा ध्यान से देखना, वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक का मैं एक एक दो एग्जाम्पल जरूर से कराऊंगा, ताकि आपको हर एक टॉपिक जो है इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो 4th एग्जाम्पल हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने हेडिंग डाल दिया। ओके, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया आपको, यहां पे मैं क्वेश्चन बता दूं, जो कि है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैराग्राम। तो पैराग्राम हम लोग को बोल के रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का इसमें 2 क्वेश्चन है, तो पहला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सबसे पहला है, 2 क्वेश्चन भी नहीं है। आगे अगर मैं टेक्स्ट बुक आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 5 एग्जांपल है, तो मैं आपको सिर्फ पहला वाला करके दिखाऊंगा, बाकी थ्योरेटिकल आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं दैट इज क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। यहां पे ऐसा बोल के रखा है कि क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है एबीसीडी, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल देके रखा है, जो कि बोला है कि पैरेललोग्राम है। तो एबीसीडी क्या है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है कि जो रेशियो है एंगल ए का और एंगल बी का, तो इसमें हम लोग को 2 चीज दिया है कि एंगल ए एंड एंगल बी का जो रेशियो दिया हुआ है दोस्तों, वो हमें क्या दिया है, रेशियो 5:4, यानी कि दोनों का रेशियो है 5:4। तो हमें पूछा है एंगल बी निकाल के दिखाओ, मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल बी जो है वो क्वेश्चन मार्क है, हमें इसको निकालना है। बहुत सिंपल है इसको निकालना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये पैरेललोग्राम एबीसीडी जो दिया हुआ है इसका एक रफ डायग्राम आपके लिए बना के दिखाता हूं, ठीक है। तो रफ डायग्राम किस प्रकार बनाओगे, पैरेललोग्राम कैसे बनता है आपको पता ही है, इस प्रकार ऐसे कुछ पैरेललोग्राम होता है हमारा,
ठीक है, ये ऐसा होता है पैरेललोग्राम, करेक्ट है। अब पैरेललोग्राम में ABCD दिया हुआ है, लेट्स सपोज यहां पे मैं लिखता हूं A, ये B लिख देता हूं, यहां पे ये C लिख देता हूं, ये D लिख देता हूं, ABCD मैंने लिख दिया। यहां पे बोला है कि एंगल A जो रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, एंगल A और B का जो रेशियो है 5/4। तो मैंने सबसे पहले मान लिया कि लेट द रेशियो जो रहेगा, लेट द रेशियो, ठीक है ना, जो उसका रेशियो है वो क्या हो जाएगा 5x और कितना हो गया 4x। हमने मान लिया कि जो भी A और B का जो एंगल रहेगा वो x के हिसाब से कितना हो जाएगा, एंगल A मैंने मान लिया 5x रहेगा और एंगल B मैंने मान लिया 4x ले लिया, क्योंकि रेशियो में है ना, हम लोग ले सकते हैं ऐसा, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब एक चीज हमें एक प्रॉपर्टी पता है फ्रेंड्स कि कोई भी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, कोई भी पैरेललोग्राम आप ले लो, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये आपने पढ़ा है, एक प्रॉपर्टी है, वो पहले पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, कि यहां पे एक चीज हमें पता है कि इन केस ऑफ एनी पैरेललोग्राम द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए जो रहेगा, अगर उसके साथ में एंगल बी को मैं प्लस करूं तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 180 डिग्री बनाएंगे। मतलब एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एंगल जब मैं प्लस करूंगा तो 180 डिग्री बनाएंगे। ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स, कि इन केस ऑफ एनी पैरेललोग्राम द एडजेसेंट साइड, मतलब आसपास के बाजू बाजू के एंगल्स को अगर मैं प्लस करूंगा तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी हमें पता है कितना है, 5x और 4x। डाल दो इसमें, ये 5x है प्लस 4x है, डाल दिया, इज इक्वल टू 180। तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 180। x का वैल्यू यहां से मिल जाएगा 180 डिवाइड बाय 9। तो हमें कितना मिल गया x का वैल्यू, यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहां पे x विल बी इक्वल टू 9 1 9 एंड 9 2 18, 20 आ गया। मतलब x हमारा 20 मिल गया। जब x मुझे 20 मिल जाएगा तो एंगल a और एंगल b निकाल सकता हूं मैं। तो एंगल a कितना है मेरा 5x है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 100, यानी कि एंगल a कितना है 100 डिग्री। और वैसे ही एंगल जो b है इस तरह निकाल सकता हूं कि एंगल b जो है मेरा वो 4x है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 4 है ना, 4x है तो 5 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4x, x मतलब कितना है 20, तो 4 2 8 यानी कि 80 हो गया। तो हम लोग का एंगल आ गया, आप देख पा रहे हो कि दैट इज एंगल बी, ठीक है ना, जो कि हम लोग को पूछा है यहाँ पे कि जो एंगल बी है वो कितना आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे वो आ रहा है 80 डिग्री, जो कि हमें पूछा था कि फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। तो हम लोग ने कितना आसानी से इसको निकाल लिया कि जो एंगल बी है वो कितना आ रहा है 80 डिग्री आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, जो कि मैंने आपको बोला कि बहुत सिंपल था, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कर लिया। तो वैसे ही मैं आपको क्या करूंगा, जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा एक्सरसाइज है तो पूरा पॉसिबल नहीं है कराना एक ही वीडियो में, तो मैंने आपको बोला था कि मैं क्या करता हूं कि कुछ ही एग्जाम्पल्स कराऊंगा एंड रिमेनिंग एग्जाम्पल्स आप लोग को होमवर्क देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर पाओ। एंड आज भी मैं वही करने वाला हूं कि मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको एक एक दो एग्जांपल्स करा दिए हैं। तो अभी जो रिमेनिंग बच गए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो चल रहा है हमारा, उसके रिमेनिंग एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जो कि बहुत सिंपल है और ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर बेस है, ये मैंने आपको करा दिया, जो कि बहुत सिंपल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये चीज कर पाओगे, तो आप लोग होमवर्क कर लेना। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके ऊपर भी मैंने एक सॉल्व एग्जांपल कराया था, याद होगा आपको कि A रेशियो B दिया है 3:1, वैसे B रेशियो C दिया है 5:1। तो सबसे पहले A को और B को A की के C के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो एंड A का और B का वैल्यू डाल दो, आपका AQ/15B² C का वैल्यू आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ऐसे टाइप का मैंने कराया भी आपको। तो जरूर से जो बचे हुए रिमेनिंग एग्जाम्पल से मैं चाहता हूं फ्रेंड्स कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको करो, क्योंकि ये मेरा मानना है दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस ना करो, आप कितने भी वीडियो देख लो, आप मेरा भी वीडियो देख लो एंड बहुत सारे दूसरे लोग का भी साथ में वीडियो देख लो, बाई चांस अगर आप देखते हो तो, अगर आप उसको भी देख लोगे और आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया घर पे जाके वापस से, ठीक है ना, तो वो आपको वो नहीं समझेगा, आप थोड़े दिन के बाद उसको भूल जाओगे। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि दोस्तों मेरे वीडियोज देखने के बाद तुरंत बाद आप क्या करो, थोड़ा टाइम लेके आप क्या करो, उसको प्रैक्टिस करो। एंड मैं हमेशा जानबूझ के कुछ एग्जाम्पल्स को छोड़ता हूं सो दैट आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ। तो प्रैक्टिस इज द कॉन्स्टेंट, मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। प्रैक्टिस करो, बचे हुए एग्जांपल्स आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से प्रैक्टिस करोगे, होमवर्क करोगे एंड आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग का आंसर कितना आ रहा है और आपने किया कि नहीं किया, जरूर से बताना, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे आने वाला जो लेक्चर रहेगा, यानी कि जो लेक्चर नंबर 6 रहेगा, उसमें आपको बता दें, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑपरेशंस ऑन इक्वल्स रेशियो, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, ये आपने सुना होगा, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ये बहुत मजेदार चीज है। जरूर से इसको हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जो कि आपका लेक्चर नंबर 6 लेकर आऊंगा। कुछ ही देर का इंतजार करना है, बस आपको अगला लेक्चर भी मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।